हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन वे टू फ्लाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। आज हम आज हम नीट के में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ये जनरली हर एग्ज़ाम में हर हर फ्रिक्वेंटली पूछने जाने वाले, चाहे जेई मेंस हो गए चाहे नीट हो गए। चलिए शुरू करते हैं। जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो जनरली SN2 रिएक्शन होता है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली ध्यान रखना है। पहले आपको दो चीज़ क्लियर कर लीजिए, एक आप हाइड्रोलिसिस क्लियर कर लीजिए और एक हाइड्रेशन क्लियर कर लीजिए। हाइड्रोलिसिस होता है कि आपके वाटर जो है हाइड्रोलिसिस में किसी भी कंपाउंड के साथ ऐड ऑन होता है, जुड़ता है, जबकि हाइड्रेशन जो है उस वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ सराउंडिंग करता है। जैसे आप एक सिंपली ध्यान कर लीजिए, कोई भी, जैसे एक लिथियम हो गया, लिथियम के वाटर से रिएक्शन करता है तो इसका ये दो जो बनाता है ये लिथियम के साथ 2H2O बना लेता है। ठीक है, ये जैसे आप 2H2O के साथ इसके साथ मतलब लिथियम के सराउंडिंग में वाटर घेर लेता है, चारों तरफ घेर लेता है, इसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, जबकि हाइड्रोलिसिस जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन होता है। आप इसको देख लीजिए, जब मतलब, और हाइड्रोलिसिस के लिए एक मस्ट होना चाहिए, एक मस्ट है क्राइटेरिया जो फुलफिल होना चाहिए कि उसके पास कम से कम वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए। वाटर के पास तो लोन पेयर है ही है, लेकिन जो दूसरे कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये देखिए, आप यहाँ देखिए, ये वाटर है, वाटर के पास लोन पेयर है। जैसे ये Al मैंने एक कंपाउंड ले लिया, Al एक मॉलिक्यूल है, तो जैसे ए पे हम ले लेते हैं और ए एक मान लीजिए जैसे SN2 रिएक्शन है तो L जो है लिविंग ग्रुप है और ए इसका है, तो ए वो मतलब ए के पास जो है वैकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा तो इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगा और इधर से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक साथ हो जाएंगे और ये एक अलग बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हाइड्रोलिसिस का। अब हम कुछ कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के लिए मतलब देखने जा रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं जो बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट हैं हमारे नीट के लिए भी, जेई मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। आप देखिए, जैसे 15th ग्रुप हो गए, पी ब्लॉक के 15th ग्रुप के कुछ कंपाउंड हम देखने जा रहे हैं, जैसे NCl3 हो गए। NCl3 के पास, नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसका हाइड्रोलिसिस जो होता है वो डिफरेंट मेथड से होता है। इसको थोड़ा आपको ध्यान रख लेना है, एक बार इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस एक चीज़ आपको ये ध्यान रख लेना है, उसके बाद मैं और सबके लिए ट्रिक बता देता हूँ। और जनरली ये होता है कि हाइड्रोलिसिस में किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एक एटम होता है, जैसे इसमें PCl3 है, PCl3 में इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ हाइड्रोलिसिस के बाद भी फॉस्फोरस का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ये जनरली सब में फॉलो होता है। जैसे PCl3 हो गया, PCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3PO3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। तो मतलब फॉस्फोरस पे आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज और Cl पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। और वाटर हो गया तो वाटर में H2O हो गया, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये टूट गया OH- और H+। अब आप इधर से, फॉस्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये OH- इसके साथ आ जाएगा, तो ये H3PO3 बना लेगा। और ये Cl है, Cl- है, और इसमें से हाइड्रोजन वाटर में से बचा हुआ है तो हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा। सेम इसी तरीके AsCl3 भी करना है। जो
ASOS थ्राइस बना लेगा। ये मैं सिंपली इसको भी ऐसे लिख सकता था, लेकिन फेमस नाम H3PO3 है, इसलिए इस टर्म में लिख दिया मैंने। और ये हो गया। और ये SbCl3 BiCl3, ये दोनों जो है पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है इसका, क्योंकि ये आयनिक नेचर का होता है, इसलिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, क्योंकि ये आयनिक नेचर का होता है। और ये देखिए आप NF3 NCl3 NBr3 Ni3, NF3 जो है NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, और NCl3 NBr3 Ni3 का ये सेम हाइड्रोलिसिस यहाँ जैसे बताया है, सेम इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ये हमारे NCERT का क्वेश्चन है। क्यों नहीं होता है पूछा गया है, क्योंकि इसमें जो है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण नहीं होता है। और PCl3 में फॉस्फोरस का जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका +5 वाला H3PO4 बन जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद। सेम जैसे फंडा आपको बताया OH और H का, वो अपोजिट में दे दीजिए, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, उसको अपोजिट को दे दीजिए। P4O6 का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो P4O, हाँ यहाँ से देखिए SF6 है, SF6 का जो है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। और PCl5, जो PCl5 है, PCl5 का जो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन से +5 है, तो +5 वाला इसका ऑक्सी एसिड बन जाएगा। P4O6 इसका भी ये +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बन जाएगा। P4O10 का इसमें +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बन जाएगा। N2O5 को अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें +5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये +5 वाला इसका बन जाएगा एक ऑक्सी एसिड। और ये एक चीज़ ध्यान रखना है, NO2 ये कोई भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो एक कम और एक ज़्यादा में टूट जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई इंटरमीडिएट का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो एक ज़्यादा वाला एक कम वाले में टूट जाता है। ये आपका सिंपली हो गया। अब यहाँ से ध्यान रखना है। अब कुछ और हैं जो हमारे NCERT के दिए हुए हैं, एग्जैक्टली एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे JEE हो चाहे नीट हो। SiCl4 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और क्लोरीन है तो सीधी सी बात है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो वाटर में OH- आएगा, तो OH- इसके साथ जुड़ जाएगा, बैलेंसी के सेटिस्फाई करते हुए SiOH4 बन जाएगा। और H जो आएगा वो Cl यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे ये आप एक बार, मैं मतलब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं वैसे लिख रहा हूँ, आप बैलेंस कर लीजिएगा। P4 को हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बहुत स्लो रिएक्शन करता है, तो ये PH3 और H3PO2 में चेंज हो जाता है। P4 को हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये PH3 और NaH2PO2, ये आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम सारे सारे हाइड्रोजन को हम क्यों नहीं रिप्लेस कर दिए सोडियम से, क्योंकि इसकी वैलेंसी एक ही होती है, एक ही हाइड्रोजन देता है, इसकी बेसिसिटी एक ही होती है, इसलिए एक ही हम कर पाए। क्लोरीन को हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो HOCl बन जाता है, HCl बन जाता है। क्लोरीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Cl2 को हम रिएक्शन कराते हैं वाटर से के साथ तो HOCl बन जाता है, HCl बन जाता है। Cl2 को हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं कोल्ड के साथ, तो ये जो है NaCl बना देता है, NaOCl बना देता है। ये सेम है, लेकिन बस यहाँ पे जो है वाटर था, यहाँ पे हम NaOH ले रहे हैं, तो ये अपोजिट में Na+ आ गया, तो ये यहाँ एक पे चला गया, एक इधर चला गया, तो NaCl NaOCl बन गया। और कंसनट्रेटेड NaOH के साथ हम करा देते हैं, और मतलब हॉट रहता है यहाँ पे,
तो NaCl NaClO3 बना देता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। क्लोरीन को हम स्लैग्ड लाइम, जिसको हम CaOH ट्वाइस भी बोलते हैं, बुझा चूना भी बोलते हैं, उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो CaCl2 बना देता है और CaOCl2 बना देता है। और इसी में हम इसी में हम अगर 2 वाटर और जोड़ दें तो 2 वाटर और जोड़ देते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। अब ब्लीचिंग पाउडर में आपको एक ध्यान रखना है, एक्टिव इंग्रेडिएंट ये होता है CaOCl ट्वाइस होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। एसिड के साथ वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो स्लोरी रिएक्शन करता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, स्लोरी रिएक्शन करता है, H2S बनाता है, H2SO3 बनाता है। तो ये इसको हम थायोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसको हम थायोसल्फ्यूरिक एसिड करते हैं। और इसको एसिड को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन मीडियम में, NaOH के मीडियम में, तो H2S बन जाता है, Na2H2O3 बन जाता है। इसको हम सोडियम इसको हाइपो सोल्यूशन भी कहते हैं हम, और सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और आप यहाँ ध्यान रखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं हमारे पास, जैसे एक हो गया कैरोस एसिड हो गया, कैरोस एसिड पे हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड देता है और H2O2 देता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और H2SO7 का हम कराते हैं, जैसे इसको ओलियम हम बोलते हैं, ये ओलियम है, कैरोस एसिड है। इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें H2SO4 ही ओनली देता है। और H2O8 का कराते हैं जिसे हम मार्शल एसिड कहते हैं, मार्शल एसिड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो H2SO4 मिलता है और उसके बाद H2O2 दोनों मिलता है। इसमें आपको ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और H2SO5 में वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 मिलता है और H2O2 मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखना। ओलियम के मतलब इसको ध्यान रख लेना है कि आपके ओलियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ओनली H2SO4 मिलता है। और उसके बाद हम कैरोस एसिड चाहे मार्शल एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 भी मिलता है, H2O2 भी मिलता है। अब हम एक है जेनान के कंपाउंड होते हैं, उसका रिएक्शन हम कराते हैं तो वाटर के साथ कराते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे XgF2 का रिएक्शन कराते हैं तो Xg मिलता है और O2 मिलता है और HF मिलता है। और हम XgF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Xg मिलता है, XgO3 मिलता है और O2 मिलता है और HF मिलता है। और XgF6 का साथ रिएक्शन कराते हैं वाटर का तो XgO3 मिलता है और HF मिलता है। ये हो गया। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ध्यान याद रखने के लिए। आपको याद रखना है कि XgF2 में क्या बनता है, XgO2HF, और XgF6 में बनता है XgO3HF, और XgF4 में आपको ये दोनों का प्रोडक्ट जोड़ के बनता है। इसको आपको ध्यान रख लेना है, ऐसे सिंपली याद रख लीजिए। और XgO3 हमारे NCERT में दिया हुआ एक्सप्लोजिव नेचर होता है, एक्सप्लोजिव होता है। और जैसे ये कार्बाइड हो गए, ये हमारे मतलब के कार्बाइड हो गए, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड के कार्बाइड हैं, इसके एल्युमिनियम के हो गए, Be के हो गए, कैल्शियम के हो गए, मैग्नीशियम के हो गए, ये सब कार्बाइड हो गए। तो इस कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस में हमें जो बनता है, इसके जो कार्बोहाइड्रेट में इसमें CH4 गैस निकलता है, मेथेन गैस निकलता है, और इसमें भी CH4 गैस ही निकलता है। और उसके बाद उस साइड में AlOH थ्राइस बन जाता है, BeOH ट्वाइस बन जाता है, और उसके बाद इसमें एसिटाइलिन गैस निकल जाता है। CaOH ट्वाइस बन जाता है, मतलब CaOH ट्वाइस बन जाता है, और इसमें जो है प्रोपाइलिन गैस बन जाता है, और इसमें जो है MgOH ट्वाइस बन जाता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसको एक एग्जैक्ट याद रखने के लिए, जैसे बेल हो गया, बेल में याद रख लो, बेल के हाइड्रोलिसिस में हमें जो है ओनली जो है मेथेन गैस निकलता है। ये आपको ध्यान रख लेना है, एक शॉर्ट ट्रिक है याद कर रखने के लिए। CaC2 और कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड का हम अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो
यहाँ पे एसिटाइलिन गैस निकलता है, एसिटाइलिन गैस निकलता है और उसके बाद पीएच3 गैस निकलता है, फॉस्फीन गैस निकलता है। इसे हम होम सिग्नलिंग में यूज़ करते हैं। शिप के लिए, शिप में जो होते हैं मरीन ड्राइवर होते हैं वो होम सिग्नलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें डेंस वाइट फ्यूम निकलता है, डेंस वाइट फ्यूम निकलता है। ये हम होम सिग्नलिंग के लिए फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कि होम सिग्नलिंग में कौन सी गैस निकलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एसिटाइलिन गैस और पीएच3 मतलब फॉस्फीन गैस निकलती है। ये हम आपको ध्यान रखना है कि CaC2 ये किसके किसके हाइड्रोलिसिस से बनता है, किसके हाइड्रोलिसिस से मिलता है। तो आपको याद रखना कैल्शियम के कार्बाइड और कैल्शियम के फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस से ये होम सिग्नलिंग का जो गैस होता है एसिटाइलिन और फॉस्फीन गैस निकलता है, डेंस वाइट फ्यूम होता है। ये आपको जनरली याद रख लेना है, होम सिग्नलिंग में यूज होता है। अब आपको याद रखना है SO2 में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, इसका +6 है और इसमें +4 है। तो आपको जल्द बताया था मैंने कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हाइड्रोलिसिस के बाद वही सेम रहता है। तो ये +4 का ऑक्सी एसिड बन गया सल्फर का, ये +6 का ऑक्सी एसिड बन गया सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हो गया कार्बोनिक एसिड बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, उसको डिकम्पोज हो गया H2CO3 CO2 में। ओके स्टूडेंट, आप इसको ट्राई करें और अच्छे से सॉल्व करें, और इसको कुछ ट्रिक हैं जो मैंने बताया है उसको आप देखें और उसको ट्राई करें बार बार। और इसको इनऑर्गेनिक में जनरली ये बात होती है, आपको याद है तो आपको आराम से नंबर मिल सकते हैं, वरना नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएं उसको आप अप्लाई करें और सॉल्व करें, और आप हमारे चैनल में कनेक्टेड रहें। हम आपको ऐसे ऐसे वीडियोस और देते रहेंगे और ऐसे ऐसे नए नए ट्रिक्स के लिए आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।